हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि हमने अगली वाली वीडियो में प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में, प्रोनाउन के डेफिनेशन के बारे में और प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं उसके बारे में मैंने चर्चाएं की थी, जिसमें से जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके बारे में आपको बता दिया गया था। तो आज का जो मेरा अगला प्रोनाउन है उसके बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए, हमने उस दिन आपको बताया था कि प्रोनाउन के बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे जो प्रोनाउन के जो काइंड्स हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। जैसे कि जब हम छोटी कक्षाएं में रहते हैं तब हमें प्रोनाउन के केवल 6 प्रकारों के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासें बढ़ती हैं फिर 8 से 9 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। फिर उससे ऊपरी जब हम कक्षा में जाते हैं तो कम से कम 10 से 11 प्रोनाउन के बारे में हम चर्चा करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। तो आइए, अगर आप सभी लोग 9th 10th के स्टूडेंट हैं, आप सभी मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को रोज कंटिन्यू देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखें, जिससे कि आपको नाउन के प्रोनाउन के पूरे पार्ट के बारे में, काइंड्स के बारे में अच्छे से पता चल जाए। उसमें से मैंने आपको बताया था उस दिन केवल आपको काइंड्स के बारे में, 9 काइंड्स के बारे में बताया गया था। आज हम आपको 2 काइंड्स के बारे में और बताएंगे। जो 2 काइंड्स और होते हैं, यानी कि 9 प्रोनाउन के जो 11 पार्ट हैं उसमें हम पूरे काइंड्स के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि उस दिन हमने पर्सनल प्रोनाउन के बाद में हमारा कौन सा प्रोनाउन आया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया था। जो प्रोनाउन के बारे में मैंने उस दिन आपको बताना मतलब छोड़ दिया था, नहीं बताया था, उसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला हमारा है, दूसरा हमारा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है बच्चों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं बच्चों? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो आइए चलते हैं, हम देख लेते हैं कि आखिर निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो निजवाचक सर्वनाम का अर्थ से हमें पता चलता है कि ऐसा काम जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है उसका प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़े, यानी कि सब्जेक्ट पर ही पड़े और किसी अन्य शब्दों पर ना पड़े। तो ऐसे हमारे प्रोनाउन होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो मैंने जैसे लिखा वे प्रोनाउन जिसके कार्य का प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़े और किसी पर नहीं, ऐसे प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यहां पे देखिए बेटा कि वे प्रोनाउन जिसके कार्य का प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़े और किसी पर नहीं, ऐसे प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि उसने खुद को चोट पहुंचाई जब वह सब्जी काट रही थी, तो यानी कि काम करने वाली कौन है? वह, यानी कि सी है। तो उसने खुद को, स्वयं को चोट पहुंचाया, यानी कि जो कार्य किया गया, यानी कि वो सब्जी काटने का काम कर रही थी, तो उसका प्रभाव जो है, जो कटने का जो प्रभाव है, जो चोट लगी, उसका प्रभाव किस पर पड़ा? केवल कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट उस लड़की पे पड़ा। तो ये हमारा कौन सा प्रोनाउन होगा? ये हमारा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा कि
मैंने खुद को कंबल में ढक लिया। तो काम किस चीज का हुआ? ढकने का। और लेकिन जो उसका प्रभाव पड़ा वो किस पर पड़ा? खुद पर पड़ा, यानी कि मेरे ऊपर पड़ा, कि मैंने कंबल से अपने जो शरीर को मैंने क्या कर लिया था? ढक लिया था। तो किसके शरीर को ढका गया? खुद के, यानी कि कर्ता के शरीर को। तो उसका प्रभाव किस पर पड़ा? कर्ता पर पड़ा। तो ऐसे प्रोनाउन हमारे कौन से प्रोनाउन होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में लिखा है बेटा, देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे मैंने डाला, एग्जाम्पल में she hurt when she was cutting vegetables। उसने स्वयं को चोट पहुंचाया, स्वयं को हर्ट किया जब वह सब्जी काट रही थी। तो काम किस चीज का कर रही थी? काटने का। क्या काटने का काम किया जा रहा था? सब्जी काटने का काम किया जा रहा था कर्ता के द्वारा। तो कर्ता के द्वारा जो काम किया गया उसका प्रभाव किस पर पड़ा? केवल कर्ता पर, यानी कि सी पर पड़ा, क्योंकि वह सब्जी काट रही थी और उससे क्या हो गया? काटने के समय उसे चोट लग गई, तो वो उसने खुद को ही हर्ट कर लिया। तो यहाँ पर प्रभाव किस पर पड़ा? प्रभाव पड़ा कर्ता पर, यानी कि सब्जेक्ट पर। तो ये हमारा कौन सा प्रोनाउन होता है? ये हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये जो स्वयं के द्वारा काम किया जाए उसका प्रभाव केवल कर्ता पर पड़े, तो ऐसे प्रोनाउन हमारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने दूसरा कहा, आई कवर्ड हिमसेल्फ विथ ए ब्लैंकेट। मैंने कहा आई कवर्ड माई सेल्फ विथ ए ब्लैंकेट। तो जो मेरे द्वारा काम किया जा रहा है वो क्या है? ढकने का। किससे ढकने का? कंबल से ढकने का। मैंने खुद को कंबल में ढक लिया, तो क्या हुआ? काम हुआ ढकने का। काम किस चीज का हुआ? ढकने का। लेकिन जो उसका प्रभाव पड़ा वो किस पर पड़ा? तो यहाँ पे देखिए कौन सा है। यहाँ पे काम किस चीज का किया गया? ढकने का। और किसके द्वारा किया गया? मेरे द्वारा, माई सेल्फ, स्वयं के द्वारा। किस चीज को ढकने का? ब्लैंकेट से, यानी कि कंबल से ढकने का। तो उसका जो हमारा प्रभाव पड़ा वो किस पर पड़ा? वो हमारा जो प्रभाव पड़ा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि मेरे ऊपर पड़ा। कर्ता के द्वारा कंबल को ढकने का काम किया गया। कर्ता के द्वारा कंबल को ढकने का काम किया गया, तो उससे क्या हुआ? प्रभाव जो पड़ा वो आई पे पड़ा, यानी कि सब्जेक्ट पे पड़ा। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा सब्जेक्ट है आई, और ये क्या है? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से वीडियो को देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं। अब हम डेमोन्स्ट्रेटिव पे चर्चा करेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो आइए चलते हैं। पहले हम डाल लेते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं? संकेतवाचक या संकेत सूचक सर्वनाम। संकेत सूचक सर्वनाम। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि आखिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत करता है, यानी कि इंडिकेट करता है।
संकेत करता है, कौन सा प्रोनाउन कहलाता है बच्चों? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल में देखें तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल में जैसे लिखा है, एग्जाम्पल में है लिखा है दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, दैट इज ए चेयर। फिर लिखा है दिस इज माई पेन, दैट इज ए चेयर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, दिस इज माई पेन, यह मेरी पेन है। तो जो संकेत किया जा रहा है वो किसकी तरफ किया जा रहा है? पेन की तरफ। तो पेन क्या है? पेन तो है थिंग्स, यानी कि वस्तु है, क्योंकि पेन में जान नहीं होती है। तो जिस शब्द से, जिस प्रोनाउन के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाएगा वो हमारा क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ऐसे हैं दैट इज ए चेयर, यानी कि वह एक कुर्सी है। तो यहाँ पे भी थिंग्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो वर्ड आए हैं वो किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? वो पेन की ओर संकेत कर रहे हैं और चेयर की तरफ संकेत कर रहे हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे हो गया दिस, दैट, योर, यानी कि ये जितने भी सारी चीजें हैं ये क्या है हमारा? ये हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो आइए चलते हैं, हम देख लेते हैं कि इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहाँ पे आया है। तो दिस और दैट ये हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस और दैट हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और संकेत किसकी तरफ किया जा रहा है? पेन और चेयर की तरफ किया जा रहा है। तो ये हमारे क्या हैं? ये हमारे हैं थिंग्स, जिनकी ओर क्या किया जा रहा है? इंडिकेट, यानी कि संकेत किया जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हो गया दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या हैं? ये सब हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो आप हिंट में लिख भी सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए हिंट में, या नोट डाल के लिख लीजिए। जैसे मैंने लिखा हिंट में दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है हमारे? ये है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अब अगले काइंड्स के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। जब आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।